स्वागत है आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात अपनी डबली अपना राग। सियासत में विचारधारा पार्टियों को धार देती है, विरोधियों पर वार और जनता के बीच पकड़ का आधार देती है। बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा। आप सोचेंगे कि आज हम इस मुद्दे पर क्यों बात कर रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब है राहुल गांधी। आज राहुल गांधी ने कांग्रेस के डीएनए की व्याख्या की है। उस व्याख्या को आप सुनेंगे तो कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को करीब से समझेंगे। राहुल की सोच वाली कांग्रेस का डीएनए। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बारे में, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। हम नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। ये मेरा बेसिक मैसेज है। कितना विजन और कितना कंफ्यूजन। कांग्रेस की राहुल कथा। आज राहुल गांधी ने 23 सेकंड में एक तीर से 2 निशाने लगाए। एक तीर अपनी पार्टी पर चलाया तो दूसरा आरएसएस पर। पहले सुनिए 23 सेकंड में राहुल गांधी ने जो कहा। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बारे में, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। हम नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। ये मेरा बेसिक मैसेज है। सरल शब्दों में अपने विचारों के डीएनए के बारे में राहुल बोले। राहुल ने 5 बड़ी बातें कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के लिए नियुक्त किए गए वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए कही। पहली बड़ी बात, कांग्रेस की विचारधारा निडर है। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस में कई नेता डरपोक हैं। तीसरी बड़ी बात, आरएसएस प्रेमी नेता कांग्रेस छोड़े। चौथी बड़ी बात, कांग्रेस को चाहिए निडर डीएनए। पांचवी बड़ी बात, जो लड़ेगा वो कांग्रेस में रहेगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस की विचारधारा के डीएनए को अपनी पाठशाला में पढ़ाया। पार्टी के नेताओं को 2 धड़े में बांट दिया, एक निडर सोच और दूसरी डर वाली सोच। लेकिन कांग्रेस खुद ये क्लियर करने में पूरी तरह नाकाम है कि उनके मूल में आज कौन सी विचारधारा है। यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी की विचारधारा सेक्युलर है या फिर सॉफ्ट हिंदुत्व वाली विचारधारा पर कांग्रेस आज सवार है। क्या मोदी लहर में मिल रही शिकस्त के चलते कांग्रेस ने विचारधारा पर अपना स्टैंड बदला है, चुनावी जीत के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कदम आगे बढ़ाए हैं? कहते हैं कि कोई भी पार्टी 2 पहियों पर चलती है, पहला पहिया विचारधारा का और दूसरा पहिया उस विचारधारा पर अपने मूल्यों का जन समर्थन जुटाना। तो क्या आज की तारीख में कांग्रेस में सबसे बड़े कंफ्यूजन की वजह 2 गुट हैं? क्या कांग्रेस के अंदर विचारधारा पर संघर्ष चल रहा है? मतलब ये कि एक गुट सेक्युलर सोच की वकालत कर रहा है और दूसरा गुट सॉफ्ट हिंदुत्व की, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने आरएसएस का नाम लेकर अपनी पार्टी के कुछ नेताओं पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पार्टी के अंदर सफाई की बात कही, पार्टी के नेताओं को बड़ा और कड़ा संदेश भी भेज दिया। लेकिन पार्टी में मुश्किलों का दौर दूर दूर तक खत्म होता नहीं दिखता। कांग्रेस में विजन की जगह कंफ्यूजन ने ले लिया है। निडर नेता चाहिए लेकिन कांग्रेस में बड़े निर्णय रुके हुए हैं। निडर नेता चाहिए लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद रिक्त पड़ा है। निडर नेता चाहिए लेकिन पार्टी नेताओं का मोह भंग हो रहा है। निडर नेता चाहिए लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठने को तैयार नहीं। निडर नेता चाहिए लेकिन कांग्रेस के अंदर विवादों का हल नहीं। राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी का रिएक्शन आया। ये बयान निश्चित तौर से उनके लिए आत्मघाती है। अगर उनकी पार्टी के G23 लोगों ने पार्टी में देश के अध्यक्ष के चुनाव की बात कही, तो इसको अगर वो कहते हो कि लोग चले जाएं, तो जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, ये खुद राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इनमें न डरपोक न होते, तो पार्टी अध्यक्ष को छोड़ करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज इन्हीं के कारण कांग्रेस पार्टी रसातल में पहुंच गई। अब आपको सुनाते हैं हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले बड़े नेताओं की बात।
कांग्रेस छोड़ने से पहले इन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी नेतृत्व के फैसले लेने की क्षमता पर सवाल खड़े किए थे। Rahul gave me audience. I made him 8-9 times. But problem is that when you talk to Rahul, the discussion was so light that even the dogs come in between. He start plays with the dog, not with the human. When you talk with him. वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है और उसी के साथ जो एक नई सोच, विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। इस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या औचित्य? तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा। राहुल गांधी पार्टी के अंदर नेताओं की सोच पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के वफादार रहे पूर्व नेता पार्टी की सोच में खोट बता रहे हैं। सवाल यही है कि इस वक्त कांग्रेस को ज्ञान की जरूरत है या फिर नए सिरे से कायाकल्प की। आनंद पटेल, दिल्ली, आज तक। नाम नहीं लिया, राहुल गांधी ने बिना नाम लिए पार्टी के नेताओं को बड़ा संदेश दिया। उनके बयान को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों तर्क दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल पर कांग्रेस एकदम मौन है। आखिर अंदरूनी झगड़ा कब और कौन खत्म करेगा? कांग्रेस आला कमान के दर पर दे धनाधन नेताओं की भागम भाग आपको दिखाई देगी। मंथन तो जारी है, लेकिन उस मंथन से कुछ निकलता नहीं दिख रहा। आज नवजोत सिंह सिद्धू की दोबारा पेशी हुई। उससे पहले हरीश रावत, कमलनाथ से लेकर प्रशांत किशोर हाजिरी लगाने पहुंचे थे। कांग्रेस का संकट समझिए, पंजाब में हरीश रावत की नियुक्ति कैप्टन और सिद्धू के बीच युद्ध में संकट मोचक के तौर पर की गई है। अब तक पंजाब का पंगा तो नहीं सुलझा, लेकिन उत्तराखंड में हरीश रावत के नाम का ऐलान जरूर उलझ गया। ऐसा उलझा कि संकट मोचक खुद संकट पे फंसे तो यू टर्न लेते नजर आए। हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री करीब 5 साल पूरे करेंगे 2022 के चुनाव के वक्त तक, तो इसलिए नेचुरली वो आगे खड़े रहेंगे। मगर पीसीसी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किसी भी जीत उसमें, और दोनों लोग, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। क्या पंजाब पे सर सिद्धू साहब को अध्यक्ष बनाने का फैसला हो गया है सर? किसने कहा सर? लेकिन आपके बयान से सर इस तरह की बातें आई थी कि मैंने जो मुझसे क्वेश्चन किया गया कि क्या वो होंगे, तो मैंने कहा कोई भी फैसला, इस फैसले आप जो कह रहे हैं इसके चारों तरफ ही होगा। अभी कोई कई लॉजिस्टिक एंड्स हैं। यानी सुलझते सुलझते और उलझ गई कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू की रात। इधर सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के संकेत हरीश रावत ने दिए, उधर कैप्टन ने मोर्चा खोल दिया। दिल्ली आए थे तो कहा था आला कमान का हर फैसला सिर आंखों पर, लेकिन वो भी पलट गए। सिद्धू ने अपने गुट के साथ मीटिंग की तो कैप्टन ने अपने गुट के साथ। कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं फिर पहुंच गई। वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल, किसी भी फॉर्म में। और जो सत्य था उसे
पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। मैं तो उसको बचपन से जानता हूं, सो मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रॉब्ली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। लेकिन जो टाइमिंग उसने किया वन डे बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज रॉन्ग। उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पे पड़ेगा, नॉट ऑन मी। कैप्टन ने आंख दिखाई तो आज सिद्धू की आला कमान के दर पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत हरीश रावत से मुलाकात की। सिद्धू लौट गए, लेकिन पंजाब कांग्रेस के तमाम नेता, विधायक, मंत्री फिलहाल असमंजस की स्थिति में हैं कि जाएं तो कहां जाएं। एक तरफ मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जो पंजाब में पार्टी का मुख्य फेस है, तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जो फिलहाल गांधी परिवार के सबसे करीबी नेता बताए जा रहे हैं। सिद्धू की गांधी परिवार के साथ नजदीकियों के बारे में पंजाब कांग्रेस के भी तमाम नेता जानते हैं और उन्हें अभी भी ये डर सता रहा है कि कहीं कैप्टन के बराबर ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर सिद्धू की पैरासूट लैंडिंग न हो जाए। पंजाब कांग्रेस के अंतर्कलह का अंत कब होगा, तो इन सवालों पर उनका सिर्फ यही नपातुला जवाब होता है कि जो ऐलान आला कमान करेगा वो फैसला सबको मंजूर होगा। हम लोग हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता से एमएलए बने हैं, पार्टी ने हमें बनाया है। हाई कमांड हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं और राहुल जी हैं। राहुल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था पंजाब में यूथ कांग्रेस के माध्यम से आम लोगों में से वर्कर उठाकर नेता बनाना। हम एमएलए बने हैं तो राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट से बने हैं, और जो भी राहुल जी और सोनिया गांधी जी फैसला लेंगे हम उनको साथ हैं। हमें जो भी दिल्ली हमारे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निर्णय ले, वो हमें सहमति है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है किसी व्यक्ति के लिए भी। हमारे परिवार का मसला है और जो हाई कमांड फैसला करेगी सबको मंजूर होगा। अगर विधायकों की संख्या पर नजर डाली जाए तो भी पलड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही भारी लगता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अभी भी 80 में से करीब 60 से 65 विधायक हैं। कैबिनेट के 17 मंत्रियों में से 13 मंत्री कैप्टन के साथ ही हैं। ज्यादातर सांसद, जिला के अध्यक्ष और अन्य निगम बोर्डों के चेयरमैन भी कैप्टन अमरिंदर के साथ ही हैं। संख्या के हिसाब से नवजोत सिंह सिद्धू के साथ अब तक खुलकर सिर्फ 4 कैबिनेट मंत्री और 4 विधायक ही आए हैं। पंजाब में भले ही नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी या फिर सरकार का समर्थन हासिल ना हो, लेकिन दिल्ली दरबार में उनकी बात पूरी सुनी जाती है। यही वजह है कि बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दबाव बनाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं। और दिल्ली में जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह को बैरंग लौटा दिया जाता है, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की पूरी बात सुनी जाती है। और शायद यहीं से ही नवजोत सिंह सिद्धू को ये लग रहा है कि वो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह से बड़े नेता हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। मामला देखिए कैसे अभी भी उलझा हुआ लग रहा है। इधर सिद्धू के घर में जश्न है। यहाँ पर खबर यह आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और नाराजगी का इजहार किया है। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है कैप्टन अमरिंदर ने और उसमें अपना एतराज जताया है चिट्ठी लिखकर। अब क्या उसकी बातें हैं और किन बिंदुओं पर, क्योंकि जो लड़ाई एक छिड़ी हुई है कैप्टन और सिद्धू के बीच में वो खत्म हो नहीं रही। दूसरी तरफ जश्न अगर सिद्धू के घर पर मन रहा है तो शायद कैप्टन उन तक पहुंचती खबरों से नाराज दिखाई दे रहे हैं, तभी उन्होंने चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई है सोनिया गांधी को। कांग्रेस आलाकमान का पंजाब की राजनीति में दखल, तो इन बिंदुओं पर नाराजगी जता रहे हैं अमरिंदर। चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये नाराजगी जताई है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि हरीश रावत कल चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं, यानी ये टेंशन जो पंजाब का है कांग्रेस के माथे पर बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है। कैप्टन अमरिंदर का सीधे सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहना कि आलाकमान को पंजाब की राजनीति समझनी चाहिए और पंजाब के फैसलों में दखल अंदाजी हो रही है। कांग्रेस पार्टी कलह और सुलह के बीच में फंसी हुई है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत के लिए पूरी रणनीति बना रही है। यही वर्किंग स्टाइल, काम करने के तरीके में फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के। कांग्रेस यहां पर कैप्टन और सिद्धू के बीच की लड़ाई खत्म नहीं कर पा रही, फॉर्मूला ही नहीं निकल पा रहा सुलह का। वहां पर बीजेपी 300 प्लस की रणनीति पर यूपी में जुट गई है। गुरुवार को काशी की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ा संदेश दिया। शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2022 का मैसेज संगठन को दिया। मोदी ने योगी के चेहरे पर मुहर लगाई और नड्डा ने संगठन को सेनापति योगी की अगुवाई में सियासी युद्ध लड़ने का मंत्र दिया। इधर बीजेपी 2022 की तैयारी में जुटी है। उधर अखिलेश यादव की पार्टी ने बीजेपी को बड़ा चुनावी मुद्दा बैठे बिठाए दे दिया। ये तस्वीरें आगरा की हैं। बीते दिन समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया था, लेकिन इसी प्रदर्शन में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। विवादित नारा लगाने के आरोप में 5 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। आज बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में योगी ने समाजवादी पार्टी के चेहरे और चरित्र की व्याख्या की। अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। यह इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। योगी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया। अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के स्टैंड पर भी योगी ने हमला बोला। तो बग्गा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया और तब एक जिम्मेदार नेता के द्वारा ये बयानबाजी की जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश शासन पर और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं, या आखिर किस मंशा को प्रदर्शित करता है। 2022 के चुनाव से पहले आतंक की एंट्री हुई और अब पाकिस्तान की अलकायदा पर पार्टियों के अपने अपने कायदे के पीछे योगी ने सियासी फायदे का आरोप लगाया। इनका वास्तविक चरित्र देखना है तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद उस सरकार का जो कोई फैसला था तो पहला फैसला था कि सीआरपीएफ कैंप रामपुर रहा हो, अयोध्या में राम जन्मभूमि रहा हो, अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर जो आतंकी हमले हुए थे, इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित मंशा उस सरकार की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में 2022 जीतने की रणनीति का खाका खींचा गया, जिसके सेंटर पॉइंट में है योगी आदित्यनाथ। हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ विकास के काम में जुटे हैं, वह उत्तर प्रदेश को नई दृष्टि, नई दिशा देते हुए आगे अग्रसर बढ़ रहा है, यह हम सब लोग जानते हैं। आप याद कीजिए, यही उत्तर प्रदेश था आज से कुछ साल पहले यह तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित था। यह तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में जकड़ा हुआ था। यही उत्तर प्रदेश, अगर हम याद करेंगे तो जातीय आधार पर सत्ता को लेकर और सत्ता का दुरुपयोग करके किसी समाज के वर्ग को साथ देना और किसी समाज के वर्ग को प्रताड़ित करना, यह उत्तर प्रदेश का ऑर्डर ऑफ द डे हो चुका था। 2022 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, मुद्दा क्या होगा, ये एकदम क्लियर है। वहीं सोशल इंजीनियरिंग को साधने के लिए चुनावी चाल में बहुत जल्द मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बीजेपी जुट गई और बीजेपी पूरी ताकत से जुट गई है। 300 प्लस का अपना दावा और इसी को लेकर आगे वो बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी आज से लगभग चुनावी रणभेरी उत्तर प्रदेश में बजा दी है। प्रियंका वाड्रा गांधी आज पहुंची लखनऊ और जमकर विरोध किया, मौन विरोध भी किया
अपराध का उत्तर प्रदेश में। देखिए कैसे सरकार को घेरा प्रियंका। उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। अब इस स्तर पर गिर गया है। प्रशासन, पुलिस, हर चीज़ का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर महिला सुरक्षा पर योगी जी और उनके प्रशासन को वो प्रशंसा कर सकते हैं तो आप महिला हैं, आप जानती हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। हम सब ने देखा है कि क्या हो रहा है। कितनी बार हम यहाँ आए हैं, हमने प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि महिला इस प्रदेश में पूरी तरह से असुरक्षित है। उसके लिए क्या किया है सरकार ने? तो ये है ममता का लक्ष्य 2024। लेकिन अब ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे डूबती मुंबई का कड़वा सच। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फिर से आपका स्वागत है। कैसे एक बार फिर मुंबई बारिश की त्रासदी झेल रही है, आज इस पर रिपोर्ट दिखाएंगे। जिधर देखो पानी ही पानी है। जुलाई के महीने में जब मुंबई में बारिश होती है बहुत डर लगता है, क्योंकि मुंबई में जब मॉनसून आता है मुसीबतों का समंदर सड़कों पर बहने लगता है। आज हम आपको बारिश में डूबती मुंबई का वो कड़वा सच दिखाने जा रहे हैं जो बेहद परेशान करने वाला है। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में बारिश होती है, मुंबई में मुसीबतों की बाढ़ आ जाती है। समंदर जैसे सड़कों पर उलट कर आ जाता है। एक बार फिर से बारिश के पानी में डूबती मुंबई अपनी तकदीर पर रो रही होगी, क्योंकि मुंबई के लिए जुलाई का महीना कैलेंडर पर सबसे कष्टकारी और पीड़ादायी होता है। आखिर क्यों? ये सवाल हर साल होता है। आखिर क्यों मुंबई में मॉनसून हर साल मुसीबतों का मॉनसून बनता है? आखिर क्यों मुंबई को हर साल बाढ़ जैसी विपदा झेलनी पड़ती है? अब से 20-30 साल पहले की मुंबई की तस्वीरें निकालकर देख लीजिए। मॉनसून के दौरान मुंबई से आपको जो तस्वीरें अब टीवी पर दिखाई दे रही हैं, वैसी की वैसी तब भी नजर आएंगी। आखिर क्यों? पिछले 20 बरस में मुंबई काफी बदली, बस नहीं बदली है तो मॉनसून की त्रासदी। आखिर क्यों? देश का सबसे आधुनिक शहर बारिश के आगे लाचार हो जाता है। आखिर क्यों? मुंबई और बारिश का अजब रिश्ता है। अगर मॉनसून आने में 2 हफ्ते की देरी हो जाए तो मुंबई खाली होने की बातें शुरू हो जाती हैं। मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो जाता है, क्योंकि इसी बारिश से मुंबई के वो 6 तालाब भरते हैं जिनसे कि मुंबई के घरों तक पानी पहुंचता है, जिनसे कि मुंबई वालों की प्यास बुझती है। हर साल मॉनसून के दौरान मुंबई में 2 से 3 मौके आते हैं जब पूरा शहर बारिश से ठप पड़ जाता है। सड़कें नदी की शक्ल ले लेती हैं, मैदान तालाब बन जाते हैं, मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन रुक जाती है और लोगों के घरों में पानी घुसपैठ कर जाता है। हिंद माता, किंग सर्कल, सायन, कुर्ला, मिलन शब्द, अंधेरी शब्द, मलाट शब्द जैसे नाम टीवी चैनलों और अखबारों में छाए रहते हैं, क्योंकि बारिश की सबसे खौफनाक तस्वीरें इन्हीं इलाकों से आती हैं। तो आखिर मॉनसून से उस शहर की हालत ऐसी क्यों हो जाती है जिसकी महानगर पालिका देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मानी जाती है, जिसका बजट देश के कई छोटे राज्यों के बजट से भी बड़ा है। भारत की जीडीपी में मुंबई का योगदान 7% है। मुंबई में 28 खरबपति रहते हैं। मुंबई दुनिया का 12वां सबसे अमीर शहर है। फिर क्यों बारिश में मुंबई की ऐसी गत बन जाती है? आखिर क्यों? आज इसी क्यों के साथ हम बारिश में डूबती मुंबई को एक बार फिर से दिखा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
बारिश हमें गर्मी से राहत देती है, धरती की प्यास बुझाती है, लेकिन हर बार मानसून के सीजन में मुंबई में हाहाकार मच उठता है। देश को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली माया नगरी हर बार बारिश से क्यों हार जाती है? सड़क से लेकर ट्रेन, हवाई यातायात, बारिश सब ठप हो जाते हैं। आपको बता दें कि मुंबई में 70 लाख लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। बारिश में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को झेलना पड़ता है। करीब 25 लाख लोग पुरानी जर्जर इमारतों में रहते हैं। हर साल 2 से 4 इमारतें गिरती हैं। बहुत से लोग इसमें मारे भी जाते हैं। यूएसटीडीए और केपीएमजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से लेकर 2015 के बीच बारिश के चलते मुंबई में 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले 10 सालों में मुंबई की बारिश में 3,000 लोगों की मौत हुई है। इस तरह हर साल मुंबई में बारिश से बहुत भारी तबाही होती है। ये तस्वीर मुंबई की बन जाती है हर बार जब वहां पर बारिश होती है। और अब आपको दिखाते हैं, एक बार फिर से मुंबई में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। समंदर से खतरे का शोर सुनाई पड़ रहा है। देश के अमीर शहरों में शुमार मुंबई में इस वक्त बारिश ने जो गत बनाई है, तस्वीरें देखकर अंदाजा आपको हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये शहर मानसून की बारिश में डूबने के लिए ही बना हुआ है। जानकारों की माने तो अभी और बारिश होगी, मुंबई के हालात और बदतर हो सकते हैं। सुबह सुबह मुंबई में 3 घंटे नॉन स्टॉप जोरदार बारिश हुई और उसके बाद देश के सबसे आधुनिक शहर की जो दुर्गति हुई वो आपके सामने है। सड़कें दरिया बन गई, गाड़ियां डूब डूब कर चल रही हैं, कारें आधी डूबी, बसें जहां की तहां फंसी हैं, तो बस डिपो टापू बन गए हैं। लोग कमर तक पानी में कदम ताल कर रहे हैं। लोकल जहां तहां फंस गई है, पटरी पानी में खो गई। जिन्हें काम पर जाना है वो स्टेशन पर फंसे हैं, और तो और थाने भी दरिया बन गए। टेबल तैर रही हैं, कुर्सियां आधी डूबी हैं। मुंबई वासियों के लिए अगले 2 से 3 घंटे बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं, क्योंकि मुंबई से सटे थाने, पालघर और तमाम आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वैसे मुंबई के लिए मौसम विभाग ने यह चेतावनी दी है कि आइसोलेटेड जगह पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मीरा रोड में 73, जुहू में 136, महालक्ष्मी में 56, सांता क्रूज में 25, बांद्रा में 141, भायंदर में 53 और दहिसर में 76 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। विज्ञान विभाग की तरफ से मुंबई, ठाणे और पालघर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आम पब्लिक को तो छोड़िए, बारिश में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का दफ्तर तक डूब गया। ऐसा लग रहा है स्विमिंग पूल में दफ्तर बना हो, बाहर से लेकर अंदर तक पानी ही पानी है। अब साकिनाका पुलिस स्टेशन का हाल भी देख लीजिए। थाने को चारों ओर से पानी ने घेर लिया है। पुलिस स्टेशन में खड़ी मारुति वैन आधी से ज्यादा डूबी हुई है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि थाने में कितना पानी है। बाहर तो बाहर, थाने के अंदर भी पानी घुसपैठ कर चुका है। मुंबई के कलीना इलाके की तस्वीरें देखिए। बसें डूबी हुई हैं, सड़क पर कमर से ऊपर तक पानी भरा है। इस वक्त हम मुंबई के कलीना के इलाके में है और यहाँ पे मीठी नदी का जो स्तर है बारिश के बाद, पानी के बाद जो तेज बरसात हुई उसके बाद काफी ज्यादा भर गया। हालांकि अब जब पानी यहाँ धीरे धीरे करके रिसीड हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ लेकिन देखिए फिर भी सड़कें जो है वो तकरीबन तालाब जैसी बन गई हैं और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं इस पूरे पानी में, इस सैलाब में। और इंतजार यहाँ के लोग इसी बात का कर रहे हैं कि पानी थोड़ा सा कम हो जाए तो यहाँ से ये सड़कें वापस आवाजाही के लिए शुरू हो सके। मुंबई के गांधी मार्केट इलाके का भी बुरा हाल है। हर तरफ पानी का कब्जा है और बसों के इंजन फेल हो गए हैं। जगह जगह बसें फंसी हैं। अंडरपास भी पूरी तरह से भरा हुआ है। अब जो सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश हुई उसका नतीजा ये हुआ है कि कई लो लाइंग एरियाज में पानी भर गया है।
इस वक्त मैं गांधी मार्केट में मौजूद हूं। यहां भी आप देखिए, हालांकि यहां पर बीएमसी ने अपना पंप लगाया हुआ है, बावजूद इसके पानी की जो निकासी है वो अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि पिछले आधे घंटे से बारिश नहीं हो रही है और ये अच्छी खबर है मुंबई वासियों के लिए। अगर अगले 2-3 घंटे बारिश नहीं होती है तो फिर तो ये पानी रिसीड हो जाएगा, लेकिन अगर पानी नहीं निकलता तो फिर मुंबई वासियों के लिए दिन भर मुसीबत होने वाली है। कई सोसाइटी पानी में डूबी है, बस डिपो टापू में बदल गए हैं। बारिश ने सड़कों को समंदर सा बना रखा है और मुंबई का समंदर भी उफान उफान कर आ रहा है और हाई टाइड का अलर्ट भी मुंबई वालों को डरा रहा है। विद्या के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। बारिश में डूबती मुंबई की इन तस्वीरों को आपने देखा, सवाल यही मन में उठता है, आखिर मॉनसून की बारिश में हर साल मुंबई डूबती क्यों है? क्यों हजारों करोड़ रुपए के बजट वाली आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस मानी जाने वाली महानगर पालिका बारिश के सामने घुटने टेक देती है? क्यों हर मॉनसून में मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है? सवाल यह भी है कि मॉनसून की चुनौती से निपटने में बीएमसी हर साल क्यों विफल हो जाती है? हर साल मुंबई वासियों को क्यों अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है? इसे सिर्फ विडंबना कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज भी बारिश हुई तो मुंबई की लाइफलाइन थम सी गई। समूचा देश मानसून के दौरान मुंबई को पानी में गोते लगाते हुए देखता है। तस्वीरें मुसीबतों की नहीं बल्कि हादसों की भी आती हैं। अपनी मुंबई हर बरस अपनी इन तस्वीरों पर क्यों रोती है? तो इसका जवाब सीएजी यानी कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में दिया था। आपदाओं से निपटने में बीएमसी के प्रबंधन तंत्र का ऑडिट करने के बाद सीएजी ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें कहा गया था कि बीएमसी ने जो गटर बनाए हैं वे सपाट बनाए हैं। इससे ज्वार भाटे का प्रतिकूल परिणाम होता है। पानी की निकासी करने वाली नालियां समुद्र तल से काफी नीचे हैं। समुद्र में पानी फेंकने वाली 45 निकास नालियों में से केवल 3 पर दरवाजे हैं, इसलिए जब समुद्र में ज्वार आता है तब इन नालियों से ही समुद्री पानी को भीतर आने से रोका जा सकता है। मुंबई के गटरों की क्षमता प्रति घंटा 25 मिलीमीटर बारिश का पानी बाहर निकालने की है। बड़े नालों से होकर डाली गई केबल, पाइपलाइनें तमाम नालों के प्रवाह को रोकती हैं। बीएमसी नालों की मरम्मत की अनदेखी करती है। गलत जगहों पर छोटे नालों का निर्माण और नालों की गलत रचना भी मुंबई के बारिश में डूबने की एक वजह मानी जाती है। अब इन तस्वीरों को देखिए, डूब गई हैं पटरियां, जहां तहां अटक गई लोकल, रेलवे स्टेशन पर भी पानी चढ़ गया, घंटों फंसे रहे मुंबई कर। कुछ घंटों की बारिश ने मुंबई की लाइफलाइन को भी ठप सा कर दिया। जगह जगह पटरियों पर पानी भर गया। कई जगह पर यह भी पता नहीं चल रहा कि यहाँ रेलवे ट्रैक है। पटरियों के डूबने से ट्रेनें भी कई जगह फंस गई। कुर्ला विद्या विहार लोकल देर से चलती रही, वहीं हार्बर लाइन सुबह 20 से 25 मिनट की देरी से चली। ट्रांस हार्बर पर ज्यादा असर नहीं हुआ, पर चूना भट्टी लाइन और सायन लाइन पर पानी भर गया। मानखुर्द रेलवे स्टेशन में तो ऊपर तक पानी आ गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहां जाएं। और ये देखिए दहिसर रेलवे स्टेशन का हाल, हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कों पर गाड़ियां डूबकर चल रही हैं, ओवरब्रिज के नीचे समंदर सा बह रहा है। एक तो बीएमसी का मैनेजमेंट ड्रेनेज सिस्टम पर अटक जाता है, दूसरा भौगोलिक तौर पर भी बारिश मुंबई के लिए मुसीबत बनती है। हम आपको बता दें कि मुंबई में हर साल औसत 2514 मिलीमीटर बारिश होती है। समंदर में हाई टाइड भी मुंबई को बारिश में डुबोने का एक कारण बनता है। जब समंदर में 4 मीटर से ऊपर की हाई टाइड आती है तो मुंबई के लिए मुसीबत का संकेत बनती है। मुंबई में मीठी नदी के चलते भी बाढ़ आती है, क्योंकि मीठी नदी मुंबई शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये नदी अरब सागर में जाकर मिलती है, लेकिन अतिक्रमण के चलते इतनी संकरी हो गई है कि नाले की तरह दिखती है। भारी बारिश होने पर इस नदी में बाढ़ आ जाती है और ये अपना दायरा बढ़ाकर मुंबई को अपनी चपेट में लेती है। बाबा आदम के जमाने का सिस्टम भी मुंबई के लिए मुसीबत बना चला आ रहा है। ऐसे में जब क्षमता से अधिक पानी आता है तो सिस्टम दबाव नहीं झेल पाता और मुंबई पानी पानी नजर आती है। पंकज उपाध्याय के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।
और अब आइए आपको दिखाते हैं यूरोप के देशों में कैसे बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचा रखा है। कुदरत के इस भयंकर प्रकोप ने पिछले 100 सालों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सबसे बुरे हालात जर्मनी और बेल्जियम में है। अमेरिका और कनाडा जहां भीषण गर्मी से तप रहे हैं, वहीं अब यूरोप रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बेहाल हो गया है। पश्चिमी यूरोप में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक कम से कम 100 के करीब लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लापता हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 100 साल में ये सबसे भीषण बाढ़ है। केवल जर्मनी में ही 1300 से ज्यादा लोग लापता हैं। जर्मनी के अलावा नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम में बारिश से भारी तबाही हुई है। जर्मनी और बेल्जियम में गुरुवार को आई भीषण बाढ़ के चलते यूरोप में बाढ़ से 90 से अधिक लोगों की मौत हो गई। जर्मनी के आरवाइला जिले में बारिश से काफी नुकसान पहुंचा और स्थानीय सरकार का कहना है कि अब तक 1300 से ज्यादा लोग लापता हैं। पुलिस के मुताबिक अचानक बाढ़ आने से देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में कई इमारतें ढह गई हैं। आज तक ब्यूरो।